अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 14 का। इस रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले बाल्डविन फोर की लेप्रेसी यानी वो असल बीमारी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। हम देखेंगे कि ये बीमारी असल में उसे हुई कैसे थी और सबसे पहले किसने नोट की थी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है ड्रामा में हर चीज हिस्ट्री के मुताबिक नहीं दिखाई जाती, इसीलिए यहाँ हम ट्रुथ क्लियर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मारिया कोमनेने की असल हिस्ट्री पर, जिसे ड्रामा में मारिया कोमने के नाम से दिखाया गया है, और देखेंगे कि वो असल हिस्ट्री में कौन थी और उसका रोल उस वक्त के पॉलिटिक्स में कैसा था। और हाँ, आखिर तक बने रहना क्योंकि एंड में कुछ और सरप्राइजिंग डिस्कशन भी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल्डविन 4 की, क्योंकि फाइनली इस एपिसोड में डायरेक्टर ने फोकस बाल्डविन 4 पर कर ही लिया। जब लतीफ शादी पर आता है और देखता है कि बाल्डविन ने अपना हाथ आग पर रखा हुआ है, फिर भी उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे की असल हिस्ट्री बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। देखो, लतीफ तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो नेचुरली उसने बाल्डविन 4 की बीमारी डिस्कवर नहीं की थी। ये सिर्फ ड्रामा का एक फिक्शनल सीन है। असल हिस्ट्री इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिस्ट्री के मुताबिक बाल्डविन उस वक्त सिर्फ 8 से 9 साल का बच्चा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ड्रामा में दिखाया गया है, और वो हमेशा दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन जब वो दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उन्होंने एक छोटी सी पेन गेम शुरू कर दी। मतलब जैसे बच्चे अक्सर मजाक मजाक में एक दूसरे को चूंटियां डालते हैं, मतलब पिंच करते हैं, ये देखने के लिए कि किसको ज्यादा दर्द होगा। बाल्डविन भी उनके साथ वही गेम खेल रहा था और विलियम ऑफ टायर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उन्होंने खुद अपनी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि जब बाकी बच्चों को चूंटी डाली जाती थी तो उन्हें दर्द होता था और वो चिल्लाते थे, लेकिन बाल्डविन को तो महसूस ही नहीं होता था। उस मोमेंट पर विलियम को शक हुआ कि कुछ सीरियस मसला है। उसने तुरंत बाल्डविन का मुआयना डॉक्टर से करवाया और तब पता चला कि बाल्डविन 4 का राइट हैंड बिल्कुल सुन्न हो चुका है। जख्म लगता था तब भी उसे कोई एहसास ही नहीं होता था। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बाल्डविन को लेप्रेसी है, उर्दू में इसे कोड़ या जजाम भी कहते हैं। विलियम ने ये खबर किंग अमालरिक को दी, और सोचो एक बाप के लिए ये बात सुनना कितना मुश्किल होगा। उस वक्त लेप्रेसी एक लाइलाज और बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। जैसे ये बीमारी होती थी उसे शहर से दूर भेज दिया जाता था, अलग इलाकों में, ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। लेकिन यहाँ बात एक आम इंसान की नहीं थी, ये तो जेरूसलम का शहजादा किंग अमालरिक का बेटा और फ्यूचर का किंग था, तो बाल्डविन को दूर भेजना नामुमकिन था। इसीलिए उसे महल में रखा गया, लेकिन लोगों से दूर, पूरी एहतियात के साथ। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद बाल्डविन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बाप के मरने के बाद खुद हुकूमत संभाली और सलाहुद्दीन जैसे अजीम लीडर के खिलाफ जंगें लड़ी। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ, इतनी बड़ी बीमारी और कमजोरी के बावजूद बाल्डविन 4 इतना मास्टरमाइंड कैसे था। लेकिन वक्त के साथ उसकी बीमारी बढ़ती गई, चेहरा खराब हो गया, आंखें कमजोर हो गईं, और आखिर एक दिन ऐसा आया कि वो हिलने जुलने के काबिल ही नहीं रहा। अपनी जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया, और उसके बाद जो भी बादशाह आए, चाहे लॉर्ड गाय हो या कोई और, वो बाल्डविन जैसी सोच, हिम्मत और लीडरशिप नहीं ला सके। इसी वजह से यरूशलेम गिर गया और सलाहुद्दीन के कदमों में ढेर हो गया। और आप ये भी कह सकते हो कि बाल्डविन जिंदा था तो यरूशलेम था, बाल्डविन गया तो यरूशलेम भी उसके बाद सलाहुद्दीन के हाथों में चला गया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैर, इन्होंने ये सीन हिस्ट्री से काफी हट कर दिखाया, और ऐसा होना ही था, क्योंकि मैंने पहले ही अपने पिछले रिव्यूज में कहा था कि विलियम ऑफ टायर और बाल्डविन 4 के बीच टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था। विलियम ही वो इंसान था जो बाल्डविन को बचपन से तालीम देता था, स्पेशली लैटिन, हिस्ट्री और क्रिश्चियन स्टडीज। और क्योंकि विलियम हर रोज उसे पढ़ाता था, इसीलिए सबसे पहले उसी ने बाल्डविन की बीमारी नोटिस की थी। लेकिन मेरे डायरेक्टर से हमेशा एक ही गिला शिकवा रहा है कि उन्होंने विलियम और बाल्डविन के रिश्ते पर कोई खास फोकस ही नहीं किया। मतलब विलियम के सीन्स तो दिखाए गए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई मूवमेंट देखा ही नहीं जहां वो बाल्डविन को तालीम देते हुए नजर आए। अब ये समझ नहीं आता कि विलियम की गाइडेंस के बगैर बाल्डविन फ्यूचर में इतना मास्टरमाइंड किंग कैसे बनेगा, क्योंकि सिर्फ तलवार चलाने से कोई पावरफुल या मास्टरमाइंड नहीं बनता। इंसान का ज़हन, सोच और नॉलेज उसकी असल हथियार होती है, और बाल्डविन ने हिस्ट्री में जितनी भी जंगें जीती वो उसने अपने दिमाग और स्ट्रेटेजी के जरिए जीती, ना कि तलवार चलाने के जरिए, क्योंकि वो लड़ने के काबिल तो था ही नहीं। अपनी बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उस बंदे के पास ऐसा दिमाग था कि जिसकी वजह से उसने मरने तक यरूशलेम पर हुकूमत की। अभी मैं ख्वाब देख रहा था, मैंने वो जंग देखी जिसमें सलाहुद्दीन को हराया था मैंने।
अब मारिया कुमनैने की बात शुरू करने से पहले हमें किंग अमालरिक का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखो, असल में किंग अमालरिक की दो बीवियां थी। पहली थी एग्नेस ऑफ कोर्टेनी और दूसरी थी मारिया कुमनैने। अब ड्रामा में ये दिखाया गया है कि जैसे किंग अमालरिक ने अपनी पहली बीवी एग्नेस को मार दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी फिक्शनल बहन विक्टोरिया को मारा था। लेकिन असल हिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। किंग अमालरिक ने एग्नेस को नहीं मारा था, बल्कि उन दोनों की शादी मनसूख हो गई थी। सीधी जबान में कहें तो तलाक हो गई थी। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे। तो असल में अमालरिक और एग्नेस आपस में रिश्तेदार यानी कजन्स थे और उस वक्त क्रूसेडर्स के कानून के मुताबिक अपने रिश्तेदार से शादी करना मना थी। जेरूसलम के अमीर उमरा ने खुला एतराज उठाया कि अगर अमालरिक को जेरूसलम का किंग बनना है तो उसे एग्नेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके मजहब के हिसाब से ये शादी गलत मानी जा रही थी। और ताज हासिल करने के लिए अमालरिक ने एग्नेस से अलग होने का फैसला किया। मगर उन दोनों के बीच दो बच्चे हो चुके थे, एक बाल्डविन IV जो बाद में किंग बना और दूसरी थी सबेला। दोनों बच्चे जेरूसलम में ही रहे, जबकि उनकी माँ एग्नेस उनसे दूर चली गई। बाद में एग्नेस की शादी बेलियन ऑफ इबलिन के भाई ह्यू से हुई और इधर अमालरिक की दूसरी शादी मारिया कुमनैने से हुई, जो बैजेंटीन एम्परर की भतीजी थी, जैसा कि ड्रामा में भी दिखाया गया है। उस वक्त अमालरिक को मुस्लिम इत्तेहाद, नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन के खिलाफ जंग में मजबूत मिलिट्री चाहिए थी, खास तौर पर मिस्र पर हमले के लिए। और इसी जरूरत ने अमालरिक और बैजेंटीन सल्तनत के दरमियान एक पावरफुल अलायंस बनाया। मारिया से शादी का मकसद भी यही था ताकि दोनों सल्तनतें मिलकर मिस्र के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन चला सकें। अब मारिया और अमालरिक की एक बेटी असबेला थी। किंग अमालरिक और बाल्डविन की वफात के बाद मारिया चाहती थी कि उसकी बेटी यरूशलेम की क्वीन बने, लेकिन बीच में सबेला और लॉर्ड गाय आ गए और मारिया उन दोनों के बिल्कुल खिलाफ थी। फिर भी मारिया ने अपनी चालाकी और पॉलिटिकल स्मार्टनेस से असबेला को क्वीन बनवा ही लिया। ये तब हुआ जब सलाउद्दीन ने लॉर्ड गाय को कैद कर लिया था। अब मारिया की हिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती, उसके बारे में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं सारे फैक्ट्स बता दूंगा तो फिर लोग एतराज करते हैं कि तुमने ड्रामा की सारी स्टोरी स्पॉइल कर दी। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ड्रामा में जो हिस्ट्री से ही लिए जाते हैं। इसी वजह से अगर सारी हिस्ट्री बता दूं तो ड्रामा देखने वालों का मजा खराब हो सकता है। बाकी मारिया की हिस्ट्री जब जब एपिसोड रिलीज होगी मैं क्लियर करता जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा। अब देखो, बात करते हैं बोरू बे की। तो फाइनली बोरू ने इस बार सब कुछ ठीक ही कर दिया। देखो, पहले उससे गलती हुई थी, ये बात तो सभी मानते हैं। इसीलिए सुल्तान नूरुद्दीन की तरह मुझे भी बोरू पर थोड़ा गुस्सा था कि उसने रकीब को सुल्तान के हवाले क्यों नहीं किया। लेकिन जब बोरू रकीब को वापस ले आया तो उस वक्त मेरा दिल भी सुल्तान नूरुद्दीन की तरह दिल गार्डन हो रहा। लेकिन अगर सच कहूँ तो इसमें भी सलाउद्दीन अयूबी का ही हाथ था, क्योंकि ये पूरा प्लान उन्होंने ही बनाया था और बोरू ने बस उस पर अमल किया था। फिर भी बोरू के हौसले को दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली जब सायरा रकीब की बेटी उसके सामने होती है और बोरू ने उसकी परवाह किए बिना रकीब का सर उड़ा दिया। ये मोमेंट देखकर तो लिटरली दिल को सुकून मिल गया, क्योंकि लग रहा था जैसे बोरू रहम खा लेगा सायरा पर। बात तो सही है। और दूसरी तरफ हम कैसे भूल सकते हैं किंग अमालरिक की शादी का सीन, जिसने इस एपिसोड को लिटरली 4 चांद लगा दिए। ये एपिसोड मुझे सिर्फ इसी सीन की वजह से पसंद आया, क्योंकि बेचारा अमालरिक इतना खुश था इस शादी के लिए कि जब भी मारिया का जिक्र होता था उसका चेहरा देखकर मुझे वो मीम याद आ जाता था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर, सब कैरेक्टर्स को एक ही महल में इकट्ठा करना, मतलब टीम सलाउद्दीन और टीम अमालरिक एक साथ, ये आइडिया खुद में इंटरेस्टिंग था। हाँ, सीन बहुत नेक्स्ट लेवल फिक्शनल था, लेकिन सस्पेंस भी नेक्स्ट लेवल था। और असल ट्विस्ट तो तब आया जब वो सब महल से निकलने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मेरी दिल की धड़कन भी बढ़ गई कि ये लोग बचेंगे कैसे। और फिर उर्फाली का शहीद होना एकदम हैप्पी और फनी सीन से पूरा इमोशनल सीन बन गया। इसी वजह से एपिसोड लोगों का फेवरेट बनने से थोड़ा पीछे रह गया, वरना शादी वाला सीन तो सबका ही फेवरेट था। बात तो सही है। तो खैर, यही था आज के इस रिव्यू के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।